करे, पूरी दुनिया को अपने अंडर में करे, इसलिए उसने भारत के ऊपर भी अटैक किया था। भारत के ऊपर उसने नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम के क्षेत्र से अटैक किया था और उसने पंजाब में राजा पोरस को हराया था। उसके बाद उसकी सेना जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो बहुत सारे जो लोकल लेवल के स्थानीय जनजाति के जो लोग हैं, इवन महिलाएं, सब मिलकर के उसका बहादुरी के साथ विरोध करते हैं। फाइनली उसकी सेना जो है कुछ समय के बाद जो है भारत में आगे बढ़ने से मना कर देती है। उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं कि कई लोग कहते हैं कि उनको उनके घर की याद आ रही थी, बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मजबूर होकर के जब उसकी आर्मी उसका सपोर्ट नहीं करती और आगे बढ़ने से मना कर देती है तो सिकंदर को वापस लौटना पड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं भारत में इन्वेड करने का जो उसका टाइम है, भारत में आने का जो उसका समय था, वो 327 या 26 से लेकर के 325 बीसी माना जाता है। उसके बाद 323 में उसकी डेथ हो जाती है। वापस लौटने के बाद 323 में उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिया की, भारत की बात करें तो भारत में इस टाइम पीरियड में राइज होता है मौर्यन एम्पायर का, यानी मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य का जो उदय हुआ उससे पहले की अगर हम बात करें, उसका बैकग्राउंड देखें तो उस समय भारत में जो है नंद वंश का यानी नंदा डायनेस्टी का जो रूल था, नंदा डायनेस्टी का रूल था और नंदा डायनेस्टी का जो रूल था उसको वहां की जो पब्लिक है, वहां की जो जनता है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही थी। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। रीजंस ये है कि टैक्सेशन था, यानी कर प्रणाली ऐसी थी कि टैक्स बहुत ज्यादा लिया जा रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पुअर था, यानी जो प्रशासन था वो काफी ज्यादा कमजोर था। जनता जो थी उससे बिल्कुल ही खुश नहीं थी अपने राजा से। इसी जो वीकनेस है इसका फायदा उठा करके, या फिर आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन वीक होते हैं तो राजा का को सपोर्ट नहीं होता जनता का, तो ऐसे में वो सत्ता जो होती है, वो जो पावर जो होती है वो ज्यादा समय तक नहीं चलती। इसी टाइम पीरियड में लगभग 321 बीसीई में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो नंद वंश के जो अंतिम शासक है या लास्ट जो रूलर है धनानंद, उसके साथ उनकी वॉर होती है, युद्ध होता है। युद्ध में वो धनानंद को हरा देते हैं और उसके बाद अपने साम्राज्य की, अपने एम्पायर की नींव रखते हैं, जिसको कहते हैं मौर्य साम्राज्य या मौर्य एम्पायर। क्लियर हो गया? इस तरह से हमने देखा कि पॉलिटिकल लेवल पे या प्रशासनिक लेवल पे अगर कोई साम्राज्य वीक होता है तो उस साम्राज्य का अंत होना निश्चित है। ठीक है। इसके बाद 321 बीसीई में जो नंदा डायनेस्टी है उसका डिक्लाइन हो जाता है और उसकी जगह पे मौर्यन एम्पायर का या मौर्य वंश का जो है पूरी तरीके से उदय होता है। तो हमने अब तक क्या सीखा? हमने सीखा कि 326 बीसीई में जो अलेक्जेंडर है या फिर जो सिकंदर है उसने नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में इन्वेड किया। उसके बाद जो है कुछ समय के बाद जो है वो इंडिया से वापस चला जाता है, ताकि क्योंकि उसकी सेना उसका सपोर्ट नहीं करती और आगे जाने से मना कर देती है। उसके कुछ सालों के बाद जो है 323 में उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद 321 या 321 में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्यन एम्पायर की नींव रखी जाती है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है। मौर्यन एम्पायर की नींव रखने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कौटिल्य ने, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कौटिल्य कौन थे? तो कौटिल्य एक बहुत ग्रेटेस्ट स्कॉलर थे, महान विद्वान थे प्राचीन समय के, एंशिएंट टाइम पीरियड के, और इनको चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और इन्होंने विश्व का जो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है नालंदा, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वहां के ये आचार्य भी रह चुके हैं, वहां के ये फेमस टीचर भी थे। समझ में आया? तो अगर हम कौटिल्य की बात करते हैं तो इनको पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, डिप्लोमेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी होती है, इन सब के बारे में प्रॉपर नॉलेज थी और ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे और अपने टाइम पीरियड के काफी बड़े विद्वान या स्कॉलर माने जाते हैं। क्या आपको पता है कि जो आपके कौटिल्य हैं या विष्णुगुप्त हैं, इनके द्वारा एक पुस्तक या फिर एक बुक लिखी गई थी और इस बुक का नाम क्या था? इस बुक का नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम सेम है। अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो ये केवल इकोनॉमी पे बेस्ड बुक नहीं है, बल्कि इसके अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्रशासन के बारे में, कर व्यवस्था यानी टैक्स कैसे लेते हैं, टैक्स के क्या प्रोसीजर्स हैं, कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में, व्यापार के बारे में, न्याय व्यवस्था, रक्षा, इसके अलावा जो विदेशी नीति और पब्लिक वेलफेयर यानी सामाजिक कल्याण के लिए किस तरह काम करना है, इन सब से रिलेटेड डिटेल में सारी जानकारी हमें इनकी पुस्तक में या इनकी बुक में मिलती है। आगे हम चलते हैं कौटिल्य और धनानंद के बारे में। अगर हम बात करें, धनानंद जो था,
अगर धनानंद की बात करते हैं तो धनानंद नंदा वंश का यानी नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। कौटिल्य और धनानंद के बीच की ये जो स्टोरी है ये बौद्ध परंपराओं में या बौद्ध ट्रेडिशन में बहुत ज्यादा हमें फेमस है और ये हमें देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर ये स्टोरी आपको सुननी है और समझनी है। जो बौद्ध ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो कौटिल्य है एक बार धनानंद के दरबार में जाते हैं, धनानंद के कोर्ट में जाते हैं और धनानंद को एडवाइस देते हैं कि आपको अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो धनानंद उनकी बात को सुनने के बजाय उनकी काफी इंसल्ट करते हैं और उनको दरबार से निकाल देते हैं। तब कौटिल्य जो है ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो नंदा डायनेस्टी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद इनकी खोज शुरू होती है और इनको चंद्रगुप्त मौर्य मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने एजुकेट किया, शिक्षा दी और इनकी स्किल को डेवलप किया, जिसकी वजह से वो मौर्य एम्पायर को स्टैब्लिश करते हैं, मौर्य साम्राज्य की नींव रखते हैं और मौर्य साम्राज्य के एक महान शासक के रूप में, ग्रेट रूलर के रूप में जाने जाते हैं। समझ में आ गई ये स्टोरी। अब हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें तो कौटिल्य के मार्गदर्शन से या कौटिल्य के गाइडेंस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर की नींव रखी थी और एक ग्रेट रूलर कहलाए थे। इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र को बनाया था, अपने जो प्रशासन का केंद्र है, जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र को बनाया था। इसके अलावा इन्होंने जो है जितने भी ग्रीक रूलर्स हैं, इन ग्रीक रूलर्स के साथ भी वॉर की, युद्ध किया और उनको पराजित किया था, उनको हराया था। लेकिन याद रखिएगा इनको हराने के साथ साथ कई जगह इनके साथ अच्छे रिलेशन भी रहे हैं। इसके बाद ग्रीक रूलर्स को हराया, अपने साम्राज्य को स्टैब्लिश किया और इस तरह एक महान साम्राज्य की, एक ग्रेट एम्पायर की नींव रखी। क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस टाइम पीरियड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर थे। तो इस टाइम पीरियड में तक्षशिला काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि तक्षशिला जो आपका नॉर्थ वेस्ट साइड में है ये आपकी एजुकेशन का बहुत बड़ा सेंटर था। उज्जैन की बात करते हैं तो वेस्ट पश्चिमी व्यापार मार्ग का प्रमुख नगर, यानी जो वेस्टर्न ट्रेड रूट है उसका इंपॉर्टेंट एक सिटी थी उज्जैन, या इसे उज्जैनी भी कहते हैं। राजगृह की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र से जो मगध की राजधानी थी वो थी राजगृह। वाराणसी ये ट्रेडिंग पॉइंट था बहुत बड़ा। इसके अलावा कौशाम्बी की बात करते हैं तो जो कौशाम्बी है वो कमर्शियल लेवल पर ट्रेड रूट्स की कमर्शियल सिटी थी, जो ट्रेड्स के लिए काफी ज्यादा फेमस थी। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज कौन था और इंडिका क्या है। तो मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था, यानी ग्रीक एम्बेसडर था। मैंने आपको पहले भी बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सारे ग्रीक रूलर को हरा करके अपने राज्य को काफी अच्छे से वेल स्टैब्लिश किया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनके कुछ रूलर्स के साथ रिलेशनशिप भी काफी अच्छे थे। तो इनके टाइम पीरियड में मेगास्थनीज नाम का एक यूनानी राजदूत यानी ग्रीक एम्बेसडर इंडिया आता है और उसने एक पुस्तक लिखी थी, एक किताब लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। समझ में आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया। इंडिका में उन्होंने भारत की पूरी सोसाइटी के बारे में, इंडिया की जो पूरा समाज है उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया। यहाँ की सिटीज के बारे में, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के बारे में, एग्रीकल्चर यानी कृषि के बारे में, व्यापार के बारे में, यानी ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द कंट्री इन्होंने डिस्कस की थी अपनी किताब में। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे सिटीज हो, चाहे वहां पे किस तरीके से जो प्रशासन व्यवस्था है किस तरह चल रही है, कल्चर कैसा है, लोगों का खान पान कैसा है, कितनी जातियां रहती है, लोग क्या क्या काम करते हैं, कैसे जीवन निर्वाह करते हैं, सर्वाइवल क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इंडिका में मेगास्थनीज ने मेंशन किया था। लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में इंडिका पुस्तक अब नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो ग्रीक स्कॉलर है उन्होंने उससे रिलेटेड जो है कुछ उद्धरण को अपने पास सुरक्षित रखा है, जिससे हमें जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं कि जो कौटिल्य है या फिर जो विष्णुगुप्त थे जिन्होंने मौर्यन एम्पायर के एस्टैब्लिश करने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, उनके अनुसार राज्य के 7 अंग क्या है, 7 पार्ट्स ऑफ द स्टेट। किसी भी स्टेट को डेवलप करने के लिए 7 इंपॉर्टेंट चीजें होना जरूरी है। पहला है दुर्ग यानी किला, ठीक है। दूसरा है अमात्य यानी मंत्री या अधिकारी, जो अपने एम्पायर को स्टैब्लिश करने में, स्ट्रॉन्ग करने में राजा की मदद करेगा। तीसरा राजा खुद। चौथा जनपद, भूमि और प्रजा, जनता का होना जरूरी है।
स्टेट का होना जरूरी है, लैंड होगा तभी उस पर एग्रीकल्चर होगा। इसके अलावा राजकोष यानी ट्रेजरी होगा, यानी जब राजा के पास पैसा होगा, राजा इकोनॉमिकल लेवल पर काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो ही उसकी जो आर्मी है वो स्ट्रांग होगी और वो अपने आप को एज अ पावरफुल किंग रिप्रेजेंट कर सकेगा। इसके अलावा है दंड आर्मी यानी दंड सेना, यानी अगर सोसाइटी में या उसके पब्लिक में कोई भी लोग ढंग से काम नहीं करते या रूल रेगुलेशन का पालन नहीं करते तो उनको दंड देने के लिए भी एक सेना का होना जरूरी है। इसके अलावा वॉर के लिए भी राजा को जरूरत पड़े तो उस समय भी सेना का होना जरूरी है। कानून व्यवस्था को यानी जो भी राज्य है या साम्राज्य है, किंगडम है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए नियम कानून का या लॉ का होना भी काफी जरूरी है। नेक्स्ट है आपका मित्र या सहयोगी जो राजा को सपोर्ट करे, जिससे राजा खुद को मजबूत या स्ट्रॉन्ग समझ सके। समझ में आया, सपोर्ट बहुत जरूरी होता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजा को, किसी भी पर्सन को स्ट्रॉन्ग होने के लिए। तो ये 7 चीजें थी, फोर्ट, मिनिस्टर्स, किंग्स, इसके अलावा टेरिटरी यानी और फिर ट्रेजरी, अलाइज एंड आर्मी। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौर्यन एम्पायर में। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो उनके बाद उनका बेटा बिंदुसार राजा बनता है और बिंदुसार के ही बेटे हैं अशोक। अशोक मौर्यन एम्पायर के सबसे महान राजा कहलाते हैं, ग्रेट एम्परर कहलाते हैं अशोक। अशोक की बात करते हैं तो अशोक तीसरे राजा थे जो 268 बीसी में 268 बीसी में शासक बने या राजा बने। इनको पूरे विश्व में ग्रेट रूलर में से एक माना जाता है और इनकी फिलॉसफी थी कि किसी भी लैंड को जीतने से बेहतर है, यानी किसी भूमि के टुकड़े को जीतने से बेहतर है लोगों का दिल जीतना, केवल भूमि जीतने से कुछ नहीं होगा, ऐसा इनका मानना था। और अशोक ने मौर्यन एम्पायर को काफी ज्यादा एक्सपेंड किया और इसको स्ट्रॉन्ग करने की काफी कोशिश की। इन्होंने नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में इनका जो एम्पायर था वो काफी ज्यादा एक्सटेंड था। एक्सटेंड कैसे था, अगर हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट में इनके अफगानिस्तान से लेकर के साउथ में कर्नाटक और इसके अलावा जो पूर्व में बंगाल और मॉडर्न में पाकिस्तान तक इनका जो क्षेत्र था, जो एरिया था वो फैला हुआ था। समझ में आया। हिंदी में देखेंगे कि साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल से पश्चिम में आज के पाकिस्तान तक ये क्षेत्र फैला हुआ था। और इनका जो साम्राज्य था बाद में अपनी शांति के लिए यानी पीस के लिए, अपनी करुणा के लिए यानी कंपैशन के लिए और पब्लिक वेलफेयर के लिए, समाज के कल्याण के लिए भी काफी ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बाद में पब्लिक वेलफेयर पीस को अपना लिया था, फॉलो करना शुरू कर दिया था। अगर अशोक की बात करते हैं तो अशोक के टाइम में सबसे फेमस जो वॉर हुई थी उसको कहते हैं कलिंगा वॉर या हिंदी में कहेंगे कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध की जो डेट है उसे आप याद कीजिएगा, मे बी ये 1 नंबर में एग्जाम में आ गई, इंपॉर्टेंट भी है। 260 बीसी 261 बीसी यानी अशोक के साम्राज्य पर यानी राजा बनने के 8 वर्ष के बाद की बात बता रही हूं मैं, जब 8वां वर्ष चल रहा था उसके शासन का। 261 बीसी में कलिंगा वॉर होता है, कलिंगा युद्ध होता है। कलिंगा आज का उड़ीसा है, आज का जो आपका उड़ीसा है पहले वो कलिंगा कहलाता था। और इसलिए ये वॉर हुआ था क्योंकि ये जो एरिया है ये पूरी तरह से काफी ज्यादा समृद्ध है, रिच इकोनॉमी है यहाँ की। यहाँ का जो पूर्वी तट है, ईस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है, ये यहाँ पर स्थित था। इसके अलावा यहाँ के जो सी ट्रेड रूट है यानी व्यापारिक मार्ग जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो व्यापारी थे उनका व्यापार करने का ये केंद्र था। जब 261 बीसीई में अशोक का कलिंगा के साथ वॉर होता है तो इस वॉर में अशोक जो है वो जीत जाते हैं। अशोक जो है जीत जाते हैं, उसकी जानकारी हमें अशोका के इंस्क्रिप्शन से, अशोका के जो अभिलेख हैं उनसे मिलते हैं, शिलालेख से मिलते हैं, यानी पत्थरों के ऊपर जो उन्होंने लिखवाया था उससे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और ये भी पता चलता है कि इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके अलावा 1.5 लाख के आसपास जो लोग हैं उनको बंदी बना लिया गया था। बहुत सारी जो फैमिलीज हैं वो फैमिलीज उजड़ गई थी और इन सबको देख करके अशोक को काफी ज्यादा दुख हुआ था और अशोक के लिए ये उसकी लाइफ का बहुत बड़ा सौरो या दुख का कारण बन गया था। इसी के बाद जो होता है अशोक का जो है हार्ट चेंज हो जाता है, कहने का मतलब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। जहां वो एक बहुत बड़ा ग्रेट रूलर था, वॉरियर था, वहीं वो कुछ समय के बाद कलिंगा युद्ध में इतनी बड़े लेवल पर वायलेंस को देखने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है
और वो वॉर युद्ध को पूरी तरीके से त्याग देता है, पूरी तरीके से युद्ध को छोड़ देता है। जो अशोक है उसको काफी ज्यादा रिग्रेट फील होता है, काफी पश्चाताप होता है और वो भविष्य में फ्यूचर में दोबारा युद्ध नहीं करेगा ऐसा वो सोच लेता है। इसके बाद उसको पता चलता है कि हिंसा करने में, वायलेंस क्रिएट करने में हमें सुख नहीं है, हमें सुख प्राप्त करने के लिए अच्छे काम करने चाहिए। इसलिए उसने युद्ध को यानी वॉर को छोड़ दिया। और साथ ही साथ याद रखिएगा, अशोक के द्वारा जो है बौद्ध धर्म को अपनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसके बाद उसने लोगों को पीस और जो कंपैशन है यानी शांति और दया का संदेश दिया, पब्लिक वेलफेयर के लिए, जनता के कल्याण के लिए काम किया और अपना ये लक्ष्य बना लिया कि वो जनता का कल्याण करेगा, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगा। इसी के कारण इसे जो है अशोक द ग्रेट या अशोक महान कहा जाता है। अब हम बात करते हैं धम्म के बारे में। धम्म या धम्मा क्या है? तो धम्म बेसिकली कोई धर्म नहीं है। धम्म अशोक की जो नैतिक उपदेश है यानी जो मॉरल टीचिंग्स है उसको ही धम्म कहा जाता है। अशोक के मॉरल टीचिंग्स को या नैतिक उपदेशों को ही धम्म कहा जाता है। ये नैतिक उपदेश किसी धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि ऐसे उपदेश हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए, जनता के कल्याण के लिए, जनता को एक अहिंसा वाली जिंदगी जीने के लिए है। जैसे अशोक कहता है कि लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहिए, सद्भाव से रहना चाहिए और इसके लिए उसने बोला कि अपने पेरेंट्स का हमें सम्मान करना चाहिए, गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, धर्मों का सभी रिलीजन का सम्मान करना चाहिए, वायलेंस कभी नहीं करना चाहिए और पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से धम्म को अपने जीवन का उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना लिया और पब्लिक वेलफेयर में पूरी तरीके से लग गया। उसके बाद उसने कभी वॉर नहीं किया। इसके बाद हम बात करते हैं तो धम्म को आप डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो धम्म को इंप्लीमेंट करने का मतलब है कि आप घायल व्यक्ति, अगर कोई इंजर्ड है उसकी हेल्प करो, अपने से बड़े का सम्मान करो, हमेशा लोगों के साथ पोलाइट वे में बात करो, जानवरों की रक्षा करो और पेड़ लगाओ। ये सभी अशोक के धम्म के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है जिसे हम भी फॉलो कर सकते हैं ये, क्योंकि ये सारे अच्छे काम है। अब हम बात करते हैं उस टाइम पीरियड में इंटरनेट नहीं होता था, मोबाइल फोन नहीं होते थे, तो अपने उपदेश को, अपनी टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाने का कोई तो माध्यम होना चाहिए। तो ऐसे में अशोक ने शिलालेखों को इसका माध्यम बनाया। शिलालेख का मतलब होता है पत्थर के ऊपर लिखे गए लेख। अशोक ने अपने उपदेशों को पत्थरों के ऊपर जो है उत्कीर्णित करवाया, लिखवाया और फिर उसको नगर की मेन जगह पे लगवाया ताकि लोग उसको पढ़े और उसको फॉलो करें। अशोक के जो शिलालेख हैं वो बेसिकली 3 तरह के हमें देखने को मिलते हैं। एक तो चट्टानों पर, एक जो मेन शहर में जो पिलर्स होते थे, बड़े बड़े स्तंभ होते थे उसके ऊपर, और कई गुफाओं की दीवारों पर भी हमें ये इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं। आज हिस्ट्री को जानने के लिए ये सारे इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो शिलालेख या स्तंभ लेख होते हैं यानी पत्थरों पर लिखे हुए जो लेख होते हैं और जो पिलर्स के ऊपर लिखे हुए लेख होते हैं, ये कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। जो रॉक एडिक्ट होते हैं या फिर जो पत्थरों के ऊपर लिखे हुए लेख होते हैं, ये चट्टानों पर लिखे जाते हैं और ज्यादातर ये पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर हिली रीजन में हमें देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों पर लिखे हुए मिलते हैं। जो पिलर्स एडिक्ट की बात करते हैं तो पत्थरों के स्तंभ पर जो लेख लिखे जाते हैं उसको पिलर एडिक्ट कहते हैं। और मुख्य रूप से ये इंपॉर्टेंट नगरों में जो ऊंची जगह होती है या कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है वहां पर इन पिलर्स को लगाया जाता था और इसके ऊपर इंस्क्रिप्शन गुदवाई जाती थी, आदेश लिखवाए जाते थे ताकि लोग इन आदेशों को पढ़ के उसको फॉलो कर सकें। क्लियर हुआ? अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, रॉक एडिक्ट या शिलालेख के एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो पहला गिरनार है जो हमें गुजरात में मिला। इससे हमें धम्म के बारे में जानकारी मिलती है, धम्म और एक अच्छा शासन कैसा होता है इसका संदेश दिया है गिरनार रॉक एडिक्ट्स में जो हमें गुजरात में मिला है। दूसरा धौली जो उड़ीसा में मिला है, जो उस टाइम पीरियड में जो कलिंगा वॉर हुआ था ना, वही नियर बाय उसके लोकेटेड है। इसमें अशोक ने बताया है कि कलिंगा वॉर के बाद उससे जो पश्चाताप हुआ, उसे रिग्रेशन फील हुआ, उसकी डिटेलिंग आपको धौली के अभिलेख में या धौली के रॉक एडिक्ट्स में मिल सकती है। फिर नेक्स्ट है जोगाड़ा। जोगड़ा की बात करते हैं तो ये उड़ीसा में मिला है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के बारे में और जनता के कल्याण के लिए जो काम किए गए हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कालसी जो उत्तराखंड में मिला है। ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्क्रिप्शन में से एक है, रॉक एडिक्ट्स में से एक है जो अब तक सबसे सुरक्षित फॉर्म में मिला है। क्लियर हुआ? इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ
पिलर एडिक्ट या स्तंभ लेखों की बात करते हैं तो इसमें पहला आता है सारनाथ। सारनाथ की बात करते हैं तो इसमें हमें जो एक लायन कैपिटल मिला है जो आज के समय में हमारा राष्ट्रीय चिन्ह या नेशनल एम्बलम है। दूसरा सांची में मिला है हमें पिलर, जिससे हमें बौद्ध धर्म के प्रति या बौद्ध धर्म के लिए अशोक जो है किस तरह से डेडिकेटेड था इसके बारे में जानकारी मिलती है कि उसने बौद्ध धर्म को कितना सपोर्ट किया, कितना डेडिकेशन से उस चीज को दिखाने या प्रेजेंट करने की कोशिश की। इसकी जानकारी हमें सांची के जो स्तंभ लेख है उससे मिलती है। नेक्स्ट है आपका टोपरा पिलर। टोपरा पिलर की बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक वंश के जो शासक थे, राजा थे फिरोज शाह तुगलक, उनके द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था और दिल्ली में ला करके इसको स्थापित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पिलर्स इनके बारे में आपको पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो इंस्क्रिप्शन थे या अभिलेख थे ये किन भाषाओं में लिखे जाते थे। तो इनकी जो भाषा थी वो थी प्राकृत। वेरी इंपॉर्टेंट कि अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत और इनका जो स्क्रिप्ट था वो ब्राह्मी था, यानी इनकी लिपि ब्राह्मी थी। लेकिन कुछ जगह पे हमें खरोष्ठी लिपि भी देखने को मिलती है, यानी नॉर्थ वेस्टर्न साइड में उत्तर पश्चिम भारत में जो शिलालेख मिले हैं, जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, उसकी जो लिपि मिली है हमें वो खरोष्ठी मिली है, उसकी खरोष्ठी स्क्रिप्ट मिली है। ध्यान रखिएगा अशोक के ज्यादातर जो स्क्रिप्ट है उसकी भाषा प्राकृतिक है और उसकी लिपि ब्राह्मी है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट के साइड में कुछ शिलालेख ऐसे भी मिले हैं जिसकी लिपि या स्क्रिप्ट क्या है, खरोष्ठी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अशोका के द्वारा पब्लिक के कल्याण के लिए, पब्लिक के बेनिफिट के लिए, लोक कल्याण के लिए कौन कौन से काम किए गए थे। तो अशोका ने माना था कि उसकी सबसे बड़ी जीत यह है कि वो अपनी प्रजा या अपनी जो जनता है उसके सुख के बारे में सोचे और मनुष्य यानी इंसान और जानवर उन दोनों के वेलफेयर के लिए उसने काम करना शुरू किया। उसका एम था कि वो एक पावरफुल साम्राज्य बनाने के साथ साथ एक ऐसा साम्राज्य बनाए जिसमें लोग एक बेहतर जीवन जी सके। इसके क्या किया, इसने हॉस्पिटल्स बनवाए। ये हॉस्पिटल ना केवल मनुष्य के लिए बल्कि पशुओं के लिए यानी एनिमल्स के लिए भी बनाए ताकि इन हॉस्पिटल्स में लोग अपना इलाज करवा सके। ठीक है, इसके अलावा रोड्स को अच्छा करवाया, सड़कें अच्छी करवाई और ये सड़कें जो है इंपॉर्टेंट सिटीज को आपस में जोड़ती थी। इससे व्यापार में काफी फायदा हुआ। बड़े लेवल पर ट्रेड रूट जो है वो डेवलप होते हैं और इससे ट्रेड को फायदा होता है। तीसरा हम देखते हैं ट्रीज लगवाई, वृक्षारोपण करवाया बड़े लेवल पर ताकि यात्री जब यात्रा करें तो थक जाए तो वो उस ट्री के नीचे बैठ सकते हैं ताकि उनको छाया मिले लंबी यात्रा के दौरान और वो आराम कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अशोक के द्वारा जो है वेल्स बनवाए गए यानी कुएं बनवाए गए, रास्ते में खुदवाए गए ताकि लोग वहां से आराम से पानी पी सके और उनको साफ पानी मिल सके। इसके अलावा विश्राम गृह बनाए गए। लंबी यात्रा करते वक्त अगर लोग थकते हैं तो विश्राम गृह में, रेस्ट हाउस में जाकर के रेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एनिमल्स को प्रोटेक्शन करने की बात की। अशोका ने कहा कि हमें पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए और पशुओं की हत्या पर रोक लगाने का पूरा प्रयास अशोक के द्वारा किया गया था। तो ये इंस्क्रिप्शन जो ये सारी पब्लिक वेलफेयर की चीजें हैं, सामाजिक कल्याण के लिए अशोक के द्वारा की गई थी। अब हम बात करते हैं लाइफ ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड के टाइम पीरियड में लाइफ कैसी थी या लोग किस तरह काम करते थे। तो ध्यान रखिएगा कि वहां पे जो लोगों का मुख्य व्यवसाय था, यानी लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि एम्पायर वेल ऑर्गेनाइज था, यानी अच्छे से ऑर्गेनाइज था। मेन ऑक्यूपेशन या मुख्य व्यवसाय की बात करते हैं तो कृषि था। इसके अलावा कुछ लोग जो है व्यापार या हस्तशिल्प का यानी हैंडीक्राफ्ट वर्क भी करते थे। क्लियर हुआ। कृषि की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें वीट, बार्ले, पल्सेस इनकी खेती बड़े लेवल पर होती थी। इसके अलावा खेती में सिंचाई का यूज किया जाता था और ये सिंचाई जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोवाइड की जाती थी। ट्रेड की बात करते हैं तो मौर्य टाइम पीरियड में, मौर्यन काल में जो ट्रेड है वो ट्रेड के अलग अलग रूट्स थे। नदी मार्ग से, समुद्र मार्ग से व्यापार किया जाता था और व्यापार में जो मुख्य वस्तुएं होती थी वो था आपका कॉटन के कपड़े, स्पाइसेस यानी मसाले, आइवरी यानी हाथी दांत, मेटल्स यानी जो मेटल्स का मतलब है धातुएं, इसके अलावा प्रीशियस स्टोन यानी बहुमूल्य पत्थर, इन सब चीजों का व्यापार बड़े लेवल पर होता था। क्राफ्ट्समैन की बात करते हैं यानी कारीगरों की अगर बात करते हैं तो मौर्य काल में बहुत सारे कुशल कारीगर भी थे जिनमें लोहार, कुम्हार, बढ़ई, सुनार ये सारे हम यानी ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ ये सारे। अब हम बात करते हैं लायन कैपिटल
ऑफ सारनाथ। सारनाथ में जो लैंड कैपिटल मिला है उसकी बात करें तो ये अशोक के टाइम पीरियड का काफी फेमस पिलर है। इसके ऊपर जो लाइन है उनकी संख्या टोटल 4 है। ठीक है, इसके 4 इस पे आपको सिंह देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर इसके नीचे जो है एक अशोक चक्र है जिसके अंदर 24 तीलियां हैं, यानी 24 स्पोक्स हैं, और ये प्रगति, न्याय और आगे बढ़ने का सिंबल है, यानी प्रोग्रेस करने का, आगे बढ़ने का जो है ये सिंबल है। इसके नीचे वर्ड लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होगी। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे आपको सिटीज के बारे में बताया हुआ है कि मौर्यन एम्पायर में जो सिटीज थी वो काफी ज्यादा वेल सेटल्ड थी, चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, मार्केट हुआ था, गार्डन होता था और एडमिनिस्ट्रेशन काफी ज्यादा कुशल था। इन सब चीजों के बारे में मेगास्थनीज ने अपनी बुक में भी वर्णन किया है, जहां बताया है कि यहाँ की जो सड़कें काफी ज्यादा क्लीन होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छा था, एग्रीकल्चर करने वाले जो किसान थे वो काफी ज्यादा समृद्ध थे और मार्केट काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज था। इतना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन इसके बाद भी इस साम्राज्य का अंत कैसे हो गया इसको समझते हैं। मॉडर्न एम्पायर के अगर डिक्लाइन की बात करते हैं तो मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन का सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था अशोक की डेथ। अशोक की डेथ के बाद जितने भी रूलर आए वो सारे के सारे कमजोर थे, और कमजोर शासन प्रणाली होने की वजह से मॉडर्न एम्पायर का जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जितने भी सक्सेसर थे वो काफी ज्यादा कमजोर थे और एम्पायर काफी लार्ज था। लार्ज एम्पायर को, या विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए राजा का शक्तिशाली होना काफी ज्यादा जरूरी था। इससे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे प्रॉब्लम शुरू हो गई। प्रशासनिक व्यवस्था में आपको समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्र के ऊपर कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो गया। ऐसे में कंट्रोल कमजोर होने की वजह से भी जो है मौर्य एम्पायर या मौर्य साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। साथ ही फाइनेंशियल बर्डन की बात करें या आर्थिक बोझ की बात करें, काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस टाइम तक आते आते आर्थिक रूप से साम्राज्य कमजोर था। सेना को चलाने के लिए, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अब जो साम्राज्य है उसके पास पैसा नहीं था। इसलिए भी मॉडर्न एम्पायर का या मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। इंटरनल कन्फ्लिक्शन यानी आंतरिक संघर्ष बड़े लेवल पर होने लग जाते हैं, शासकों के बीच में ही मतभेद होना शुरू हो जाता है, जो सबसे बड़ा रीजन होता है किसी भी साम्राज्य के अंत होने का। और फाइनली यही होता है, आप देखेंगे कि 185 बीसीई में मौर्यन एम्पायर पूरी तरह से डिक्लाइन कर जाता है, समाप्त हो जाता है। इस तरह से एक विशाल साम्राज्य का अंत हो जाता है 185 बीसीई में। क्लियर हो गया? तो आज का जो हमने चैप्टर पढ़ा, इसमें हमने राइज ऑफ एम्पायर के पार्ट 2 में हमने डिटेल में मौर्यन एम्पायर को समझा। हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, कौटिल्य के बारे में पढ़ा, अशोक को ग्रेट रूलर या महान शासक क्यों कहा जाता है इसकी सारी डिटेल समझी, इनके इंस्क्रिप्शन को डिटेल से समझा। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर को आप दोबारा रिवाइज जरूर कीजिएगा, और कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए।